गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 जनवरी है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। साथ ही इसके आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह न्यूज़ आप लोगों को दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, पीआईबी और पीटीआई से कवर किया जाता है, जो यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो लगातार हम बने हुए हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू को कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। कल बीपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत ही खुशी हो रही है। और भी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। बस केवल आपको अपने 90 डे प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है और उसमें अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए मेंस व्यू को क्या करना है, डेवलप करना है। तो हम लगातार चीज़ों को कवर कर रहे हैं, देखते हैं आज का प्रीलिम्स टॉपिक क्या है, इस पर हम एक नज़र देख लेते हैं। तो भारत का पहला मानव अंडर वाहन डीप सी मैन व्हीकल क्या है, यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, और ब्लू इकोनॉमी क्या है, इस पर चर्चा क्यों बनी हुई है, इस सभी सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। भारत करेगा फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी। तो कहाँ मेजबानी की जाएगी, इसका नाम क्या रखा गया है, किस तरीके के पीटी फैक्ट यहाँ से बनाए जा सकते हैं, सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य। तो यह किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, कैसे यह काम करेगी, कैसे यह नई प्रौद्योगिकी को जन्म देगा, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है रत्नागिरी में प्राचीन बौद्ध विरासत का अनावरण होगा। यहाँ से हम चीज़ों को कवर करेंगे, पीटी फैक्ट, हिस्ट्री के कुछ कंटेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा अंतिम तक। और लास्ट में हम लोग इसमें देखेंगे पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक को, जिसमें बात होगी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार है। तो इसमें अवैध प्रवासी क्या होता है, अवैध प्रवासी अमेरिकी हित में हम देखेंगे कुछ बात, भारतीय हितों को देखने का प्रयास करेंगे, और भी इससे पीटी मेंस इंटरव्यू जो कंटेंट होगा उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मेंस टॉपिक में आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको पीटी से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम यहां से सहकारी समितियों का योगदान, उसके वर्तमान स्थिति को जांच करेंगे, कुछ केस स्टडी को देखेंगे। तो यहां से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा। ऐसे एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे मेहनत का जीवन। देखिए, समस्या कहाँ होती है जब आप मेहनत को जीवन का आधार बनाते हैं। जीवन का आधार अगर बना लेते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, अगर आधार नहीं बनाते तो असफलता होगी। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पर मेहनत की प्रकृति क्या होती है। सभी लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी मैं बीपीएससी एग्जाम की ही बात कर लूँ, प्रीलिम्स की बात करूँ, ताज़ा ताज़ा रिपोर्ट है, यहाँ से समझ जाइएगा बात को। बहुत से बच्चों ने, 2.5 लाख से अधिक बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया, उसमें से 25,000 प्लस लोगों का पीटी में सिलेक्शन हुआ, प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ। बाकी बच्चों का क्या हुआ, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? क्या उन्होंने अपनी जो 24 घंटा का आवर, उसमें मेहनत के 100% नहीं दिए थे? तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति के आधार पर सभी लोगों ने मेहनत की अपने अपने स्तर पर। प्रकृति के आधार पर, जो मेहनत की प्रकृति होती है उसके आधार पर वर्गीकरण होता है। जहाँ पर वर्गीकरण होगा, जहाँ पर हम अंतर संबंध स्थापित करेंगे, किन किन चीज़ों से? अवसंरचना से। अवसंरचना क्या क्या आपके आसपास है, आपका कंडीशन क्या है, अर्थात स्थिति क्या, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या रही है, स्थिति क्या रही है, साथ ही साथ आपके पास किस प्रकार की सामग्री रही हैं। अर्थात फिर उसके बाद आपको इस प्रकार के भी कंटेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पर कुछ भविष्य के गर्त, अर्थात हम इस प्रकार से कहते हैं किस्मत के, जो कुछ ही रहता है पर रहता जरूर है, किस्मत का कुछ कंटेंट यहाँ कवर होंगे। अर्थात भाग्य और अभाग्य के बीच का संतुलन जो है वो भी आपको यहाँ काम करेगा। पर अधिकतम अगर 98% आप मेहनत कर रहे हैं तो 2% आपका भाग्य काम कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों के बीच संतुलन स्थापित होगा, तभी आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे। पर मेहनत से जीवन को कैसे हम बेहतर, सफल और अधिकतम सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमारी प्रतिष्ठा और जो स्वाभिमान है वो बची रहे, इसी के संदर्भ में हम सारी चीज़ों को आज चर्चा करेंगे और देखेंगे यहाँ से कुछ ऐसे के टॉपिक को, जहाँ से कबीर से लेकर सारी लोग इस टॉपिक पर बात करते रहे, तो हम बात करेंगे। देखिए, बैच डीएनए का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 2 प्रकार से, प्राइम बैच और बेसिक बैच।
प्राइम बैच वाले को डेली डेली आपको पीपीटी, क्लास नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है, सॉल्विंग सेशन दिया जाता है, 1-to-1 डॉट सॉल्विंग। कल ही मैंने इस पर मीटिंग लिया था, बहुत से बच्चों का पीटी हुआ था, उसके बाद कुछ एनर्जेटिक बच्चे थे तो उसमें हम बात किए थे। फिर आपको आंसर फॉर्मेट दिया जाता है, जो डेली एक क्वेश्चन होता है उसका आंसर फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाता है। और ये सारी सुविधा आपको UTI के ऐप पर उपलब्ध होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस बैच को परचेज कर लीजिए। बेसिक बैच में डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल फ्री रहता है। आप बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, और यह यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो अपलोड होता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। फी की बात करें तो प्राइम बैच मात्र 599 है। उतनी सुविधा देने के बाद अगर 599 एक साल का है, 1 ईयर का, तो आप समझ सकते हैं प्रति डे कितना आपको पड़ेगा, किस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। स्कैन कर सकते हैं इसे आप। बेसिक बैच जो है बिल्कुल फ्री है, 1 साल के वैलिडिटी के साथ आप इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। डीएमपी क्या है? तो डेली मेंस जो प्रैक्टिस है, आपको मुख्य परीक्षा में अंतिम जो पायदान होता है इंटरव्यू तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, महत्वपूर्ण धारक होता है, जहां पर आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं, उतनी ही सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए प्रयासरत रहना रहता है। ऐसा नहीं कि केवल एक खास मौसम, खास अवसर पर आप मेंस की शुरू कर दीजिए। अगर आप सोचते हैं सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल आप उस गलत धारणा में है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। अगर कोई 365 दिन में वन वन किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो आपको लास्ट खास मौसम, खास अवसर पर कम से कम आपको वो 100 किलोमीटर पर आवर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। इसलिए आप धीरे धीरे चलिए, 365 दिन के हिसाब से आप अधिक सफलता के करीब होंगे, और वो अस्थाई होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्राइम बैच और बेसिक बैच दोनों को उपलब्ध होता है क्वेश्चन पर, लेकिन प्राइम बैच के बच्चों का को भी क्या होता है, रिव्यू होता है। 1-to-1 मेंटरशिप में हम प्राइम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। उत्तर लेखन उपलब्ध कराया जाएगा, सहायता दिया जाता है, मूल्यांकन होता है, क्या होता है, मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो आप ये सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है। साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा अगर आप वहाँ पर अवेलेबल हैं तो। चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पहले से भी चर्चा में रहा है, और जब जब डीप मिशन की बात होगी, डीप मिशन की बात होगी, भारत के डीप मिशन, ओशन मिशन का, तो इसकी चर्चा होगी। तो भारत का पहला मानव अंडर वाटर डीप सी मेंडेड व्हीकल जो आपको बनाया गया, मत्स्य 6000 इसका याद रखिए, अर्थात यह 6 किलोमीटर तक जाने वाली मशीन उपकरण को क्या करता है, प्रौद्योगिकी को डेवलप करता है, जिसके आधार पर हम डीप ओशन मिशन को कंप्लीट करेंगे। समुद्री यान मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया, जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के द्वारा चेन्नई में विकसित किया गया। बात यहाँ यह है कि इसके बारे में, डीप ओशन मिशन के बारे में बस इतना आप लोग जानिए कि केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी जो ये आपको समुद्र से प्राप्त होने वाली अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के संदर्भ हम देखते हैं। यह 2021 मिशन जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 5 साल बाद 4077 करोड़ रुपये होंगे इसका समुद्री यान, इसी का हिस्सा है। ब्लू इकोनॉमी का अहम क्यों है कि देश का GDP का 4% इससे जुड़ा हुआ है, 95% मददगार है, और 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा, 9 राज्य, 1382 द्वीप आपको शामिल है, और देश के कुल 30% आबादी समुद्री पर निर्भर, समुद्री ये अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे इम्पोर्टेंट रखते हैं, उसकी महत्ता को समझते हैं। तो सोच के देखिए, इतने बड़े भारत की भूभार्गीय अवस्था में ब्लू इकोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। यहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पहले, अगर हम UPSC की बात कर लें, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे जरूर जानिए। मत्स्य 6000 क्या है, इंसानों के लिए सुरक्षित होगा, कितना सुरक्षित होगा, तो समान ऑपरेशन में 12 घंटे तीन यात्रियों के साथ 6000 मीटर गहराई पर और 96 घंटे तक काम करेंगे। इमरजेंसी में ध्यान रखिएगा, 96 घंटे तक नीचे काम करेगा। और इस इतनी गहराई जाने का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन के लिए समुद्री संसाधनों का उपयोग करना, उसको खोजना, नए नए जो हमसे भी रहस्य छिपे हुए हमारे समुद्री सीमा के अंदर, तो उसको क्या करना, प्राप्त करना। तीनों यात्री क्या करेंगे, गहरे जो समुद्री दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करेंगे। कैसे मत्स्य काम करेगा, तो यह सब फैक्टर आपको दिया गया है।
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में, गहरे समुद्र में पांचवा सबसे ताकतवर देश है होगा भारत। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद गहरे समुद्री मिशन को लेकर टेक्नोलॉजी और संसाधन उन्नत करने में भारत पांचवा देश बना। तो ये सब फैक्ट याद रखना है आपको। यह प्रश्न पूछ सकता है। फिर अब तक चीन की पनडुब्बी फेंडोज 11,000 मीटर गहराई तक गोता लगा चुकी है। इसमें 2021 में यह काम किया है। वही जून 2023 में अरबपति के गहरे समुद्री टाइटेनिक का गहरा मलबा दिखने के बाद टाइटन 4,000 मीटर गहराई पर हादसे का शिकार हो गया था। ये सब फैक्ट आप लोग पढ़े होंगे और यहाँ से पीटी में प्रश्न भी पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से चीजें आपको फिर से पूछी जा सकती है, तो इसको क्या करना है, कवर करना है। अब है कि मुझे यह बताना है, टाइटेनिक जो था, टाइटेनिक, और आपको याद होगा टाइटेनिक के बाद एक हाल ही में घटना हुई है। हाल ही में समुद्री यात्रा के लिए यान गया था। उसका नाम क्या था और उस कौन कौन से उसमें अरबपति लोग शामिल थे जिनकी हाल ही में मृत्यु होगी, दुर्घटना हो गया दुर्भाग्यवश। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट मुझे बताना, उस पर भी मैंने न्यूज़ कवर किया है। तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य 6000 की प्रमुख विशेषता क्या है। गहराई को लेकर बात करें तो 600 मीटर की समुद्री गहराई तक जाएगा। क्षमता 3 लोगों को बैठा सकते हैं या 12 से 16 घंटे समुद्री काम करे। डिजाइन टाइटेनियम मिश्र धातु द्वारा बनाया गया, उच्च दबाव से सह सकता है। उद्देश्य क्या है, समुद्री संसाधनों को जिसमें बहुमूल्य खनिज और गैस हाइड्रेट की खोज करना, समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब समुद्री यान मिशन का उद्देश्य क्या है। यह मिशन भारत सरकार के ब्लू इकोनॉमी पहल का एक हिस्सा के तौर पर, जिसका उद्देश्य क्या है, महासागरों सतत उपयोग, जो हमारा महासागर है उसके अभी तक जिस पार्ट को हमने खोज नहीं रखा है गहराई के अंदर, उन खनिजों बहुमूल्य संपदा की खोज करना और उसके मानव उपयोगी बनाना। ये समुद्री संसाधनों के खोजने और उसका उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर बनना, ये सब फैक्टर याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत गहरे समुद्र में मानव युक्त मिशन भेजने वाले देश में जैसे अमेरिका, रूस, जापान, चीन की सूची में शामिल हो गया है, तो पांचवा देश बन गया। ये सब फैक्ट याद रखने हैं, क्लियर रखना है। ब्लू इकोनॉमी हम अगर बात करें तो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित एक आर्थिक अवधारणा है जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को भी ध्यान देती है। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ यह है, जो हमारा समुद्री क्षेत्र है उसमें जो हम आर्थिक गतिविधि बढ़ाएंगे जिससे हमें खनिज संपदा मिलेगा, संसाधन मिलेंगे, उसका मानव उपयोगी हम इन अवसंरचना निर्माण, स्वास्थ्य और इस ईटीसी और अन्य क्षेत्रों में हम करेंगे, उसे ही ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, जिसको मैंने अभी बताया, कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितना इकोसिस्टम काम करता है। प्रमुख क्षेत्र है तो 7 विषयगत क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, जैसे नीली अर्थव्यवस्था, महासागरीय प्रशासन के लिए राष्ट्रीय लेखा ढांचा, तटीय समुद्री स्थानीय योजना और पर्यटन, समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि, मछली प्रसंस्करण, विनिर्माण, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी सेवाएं, कौशल विकास, ट्रांसशिपमेंट, साहित्य, लॉजिस्टिक, जो माल ले जाएंगे एक स्थान से, पोर्ट स्थान, हमारा जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वहां से पोर्ट ले जाएगा। मान लीजिए हम पूर्वी तट के बंदरगाहों से पश्चिमी तट ले जाएंगे, पश्चिमी तट के बंदरगाहों से पूर्वी तट लेंगे, यहाँ से फिर आपको देश के अन्य भागों में जाएगा। इस तरीके से लॉजिस्टिक माल का आवाजाही होगा, इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, शिपिंग कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद तटीय और समुद्री गहरे खनन, अब तटीय ऊर्जा सुरक्षा, ट्रेनिंग, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव शामिल होंगे। ये सब फैक्ट याद रखने हैं, क्लियर है। अगर हम भारत के ब्लू इकोनॉमी की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो 17 किलोमीटर लंबी एक तटरेखा जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के राज्य शामिल होते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। सब पीटी फैक्ट आप भारत के भौगोलिक अवसंरचना में पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप पढ़ रहे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो याद कर लेना है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा, अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से याद रखना कौन सबसे ज्यादा लंबाई आपको क्या रखता है, तट सीमा जल से साझा करता है। तो यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से भी दिया हुआ है, ये सब फैक्ट याद रख लेना है। वहीं 9 तटीय राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आपको इधर है, लक्षद्वीप आपको यहाँ है। तो क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी के लिए एक प्रमुख देश बनता है और इसमें 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारतीय समुद्री वर्ग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो जहां से हम इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, अन्य संसाधनों को सृजित कर सकते हैं और मानव उपयोगी बना सकते हैं। ये सब फैक्ट याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त
कि सरकारी प्रयास क्या है। इसके लिए सरकारी प्रयास याद रखिएगा, सागर माला परियोजना, थोड़ा सा एक ही रिपीट हो गया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। सागर परियोजना समुद्री जो राष्ट्रीय समुद्री नीति है, नील हरित अर्थव्यवस्था पर नीति दस्तावेज है। तो इस तरीके से सरकार प्रयास कर रहे हैं सागरमाला प्रोजेक्ट चलाकर, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री नीति चलाकर और नीली अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको लाकर इसके लिए सरकार इसके लिए प्रबंधन के कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, एक पीटी क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से या से भारत के डीप जो है, यहाँ पर डीप होगा, डीप ओशियन मिशन के उद्देश्य को क्या करता है, शामिल करता है। गहरे समुद्री खनिज ऊर्जा, समुद्री संसाधनों का अन्वेषण करना, जलवायु परिवर्तन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना, गहरे समुद्र का अनुसंधान के लिए मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करना, समुद्री जैव विविधता संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। दिए गए कूट में से कौन सा उत्तर सही है? तो केवल 1 2 है, केवल 1 2 3 है, 2 3 4 है, उपयुक्त सभी, अर्थात 1 2 3 4 सभी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर बता दीजिएगा, आपको सही उत्तर उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज में रखिएगा आप लोग। भारत करेगा फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच 2025 फीडे विश्व शतरंज कप, यहाँ पर शतरंज विश्व कप आयोजित किया जाएगा भारत में। अभी हालांकि कहाँ आयोजित होगा, शहरों का घोषणा नहीं किया गया। अगली मीटिंग जब होगी वहाँ पर आयोजित उन शहरों की घोषणा की जाएगी, तो हम उस पर अलग से बात कर लेंगे फिर से। फिलहाल इससे संबंधित जो न्यूज़ है उसे देख लेते हैं। कब से आयोजित की जाएगी? 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 में। यह भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट होगा, जिसे 2022 चेन्नई शतरंज जो ओलंपियाड है उसके बाद आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, भारत की इस क्षेत्र में विशेष प्रगति रही है, जिसका उद्देश्य भारत में शतरंज प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, शतरंज नवाचार को बढ़ावा देना। इस तरीके से लोग क्या होंगे, और भी एक्टिव होंगे। यह टूर्नामेंट नॉकआउट प्रयास का होगा, जहां 2 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के एक प्रमुख क्वालिफायर के रूप में काम करता है, जो 3 योग्यता स्थान प्रदान करते हैं। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में विजेता मौजूदा जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप को चुनौती देता है। विश्वनाथ आनंद फीडे विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी है जो 2002 और 2000 में लगातार 2 बार खिताब जीता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, भारत की उपलब्धि इस संदर्भ में जानिएगा। 2024 का 20 नवंबर से 15 दिसंबर को आयोजित किया गया था सिंगापुर में। तो मुझे यह बताना इसके विजेता कौन थे, अर्थात कौन जीते थे फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आपको सिंगापुर 2024। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में उत्तर। फीडे की बात कर ले तो जो फेडरेशन जो इंटरनेशनल डी चेस है, ध्यान रखिएगा यह फ्रेंच नाम, इसका लैटिन नाम के तौर पर हम लोग जानते हैं। जो फीडे है, जिसे विश्व शतरंज जो संघ बोलते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। हालांकि भारतीय इतिहास की बात करें तो हम लोग पासा पहले से भी खेलते रहे। महाभारत काल में आपने इसका सुना होगा, शकुनी जी का नाम सुना होगा, बहुत ही शातिर दिमाग वाले थे, तो गोटियां खेला करते थे। उसी का अपभ्रंश के तौर पर अभी वर्तमान में शतरंज देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में की गई। यह संगठन शतरंज के खेल को बढ़ावा देता है, नियम बनाता है, वैश्विक स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित कराता है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। स्थापना कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस में, पर वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके अतिरिक्त इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हम एक परिवार है। तो जीन ऊना सुम अर्थात लैटिन शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या है? हम एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे आप सुनते होंगे, वैसे ही वसु ही धरा है, वसु ही परिवार है, वसु ही सर्वत्र है। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है यह भी वही देता है, हम एक परिवार है। और भारत और फीडे के संबंध को हम देखें तो एक सक्रिय सदस्य है भारत। भारतीय शतरंज महासंघ जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसे AICF, देश के फीडे तहत शतरंज आयोजन और प्रबंधन करता है। भारत के खिलाड़ियों जैसे विश्वनाथ आनंद, RK प्रज्ञानंद और अन्य फीडे टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम ऊंचा किया। तो सब फैक्ट याद रखिएगा, काम देगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 31 अगस्त से 27 सितंबर 2025, 31 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 और 31 नवंबर से 27 दिसंबर 2025। तो सही उत्तर बता दीजिए। देखिए, न्यूज एनालिसिस के बाद उत्तर देना आसान होता है, क्योंकि आप
फॉरवर्ड जाके बैक जाके आप स्लाइड को देख सकते हैं, या याद होगा तो भी आप उत्तर दे दीजिएगा। पर यही प्रश्न जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना के बाद आपके सामने से गुजरेगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना, समय समय पर इन सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। पीपीटी आपको, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग को जनवरी 2024 से लेकर आपको दिसंबर 2024 तक का जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स आपको डीएनए में कराया गया था, ठीक है ना, तो वो आपको एक फाइल में कवर किया था। पूरा जनवरी का एक फाइल में कवर कर दिया गया है। बच्चों का डिमांड था, मेंस बच्चों का, तो आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया। तो आप अपने चैट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, चैट बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, चीज़ों को कवर कर लीजिएगा और रिवाइज जरूर कर लीजिए 1 साल का करंट अफेयर्स। तो हम आगे भी बात करेंगे इसी तरीके से मर्ज करके फाइल उपलब्ध करा, ताकि आप चीज़ों को कवर कर ले। माइक्रो नोट्स जरूर बनाइएगा। जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, 71 जो देने वाले हैं वो माइक्रो नोट्स बनाएंगे, और माइक्रो नोट्स रेगुलर बेस पर व्हाट्सएप चैनल जो बनाया गया है आप लोग के लिए, ग्रुप बनाया गया, उस पर भेज सकते हैं, या तो फिर ऐप पर जो चैट बॉक्स है वहाँ भेजिएगा, ताकि नज़र बनी रही हमारी आप लोगों पर क्यों एक्टिव मोड से काम कर रहे हैं। देखिए, सफलता का एकमात्र सूत्र है, एकमात्र मंत्र है, कितना एक्टिव आप हैं, क्या वो चीज़ कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो क्या आप एक्टिव हैं, परीक्षा उपयोगी चीज़ें कवर कर रहे हैं, उसे रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू बना कर रखे हुए अगर हैं, तो आप पुख्ता तौर पर मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा। बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती, जिसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन कुछ अंकों से छूट जाता है, इसके लिए अफसोस नहीं करना। अवसर फिर से सृजित होते हैं, तो अवसरों को फिर से, जो आपदा आपके सामने आई है उसको अवसर बनाइए, और आपदा को अवसर बनाकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बस इतना ही कहूँगा, बस लगातार लगे रहिए, हॉपलेस नहीं होना है, ठीक है ना। भारत का पहला एआई टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य का क्या क्या लॉन्च किया गया है। तो देखिए, बेंगलुरु स्थित एक एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला एविगेशन, उसने यह क्या किया है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, जिसे ईवी टोल कहते हैं, यह टैक्सी प्रोटोटाइप क्या किया है, लॉन्च किया। देखिए इसी तरीके से, देखिए क्या है, हेलीकॉप्टर का नाम सुने होंगे आप लोग। तो हेलीकॉप्टर थोड़ा सा खर्च उसमें ज़्यादा है, उसके भाड़े ज़्यादा है, तो क्या होंगे, फिर भी 2 लोगों को बैठा के घुमा सकता है, 3 लोगों को अधिकतम से, तो खर्च ज़्यादा। इसके लिए इस प्रकार के आवागमन सुविधा की बात की जा रही है, जो कम खर्च भी लगे और हमें, हमारे जो ग्राहक होंगे वो अफोर्डेबल प्राइस पे से कर सके, हायर कर सके। तो इसके लिए यह इस प्रकार के प्रोटोटाइप की बात हो रही है। यह शहरी हवाई गतिविधियां क्या है, शहरी हवाई गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति के लिए काम करेगा, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना। यहाँ पर इससे प्रदूषण कम होगा, इसलिए शून्य इसका नाम रखा गया। सबसे पहले तो इसको यह क्लिक कर लीजिएगा, आप शून्य नाम क्यों दिया गया, तो यह प्रदूषण बहुत ही कम करेगा, शून्य के बराबर रहेगा। तो क्या है कि इसका इसलिए नाम रखा गया शून्य। तो शून्य की विशेषता क्या है, डिजाइन और क्षमता के लिए 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकतम 680 किलोमीटर के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की क्या क्षमता को, या 6 यात्रियों को बैठा लेगा। तो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा है, उन्नत रहेगा, और यह 20 से 30 किलोमीटर की दूरी को तय कर सके आसानी से। तो यह वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सबसे अधिक पेलोड वाले ईवी टोल्स वाहन है। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। इससे पहले कुछ देशों ने अपने इस प्रकार के एयर टैक्सी को क्या किया है, सेवा के लिए सामने लाया है, पर वो कुछ ही सीटों के लिए। तो भारत इसमें दक्षता प्राप्त कर लिया है कि आपको इसमें 6 यात्रियों को बैठाएगा, जिसमें गति और दक्षता की बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंच सकता है, और जमीनी परिवहन का तेज विकल्प प्रदान कर सकता है। जो हम रोड में देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जो जिनको ऑफिस जाना, ऑफिस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं संसार परिवहन के तौर पर, हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इसे विकल्प आपको देगा। अब ईवी टोल प्रौद्योगिकी क्या है, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी, जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है कि कुछ प्रपल्स लगे रहते हैं, कुछ पंखे लगे रहते हैं ऊपर, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग देता है। आधुनिक एविगेशन तकनीक है जो इलेक्ट्रॉनिक पावर का उपयोग करते हुए विमान को बिना रनवे से लंबवत टेक ऑफ करता, अर्थात यहाँ है खड़ा तो यहीं से उड़ जाएगा,
ठीक है ना। और ये फड़ उड़ उड़ के भागेगा अपना जहाँ जाना होगा, अर्थात ये सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, जैसे ले जाना है। आप जैसे हेलीकॉप्टर को देखते हैं ना, हेलीकॉप्टर की ही टेक्निक है। रनवे की इसकी आवश्यकता, लैंडिंग की सुविधा दी जाती है। तकनीक शहरी हवाई परिवहन, आपातकालीन सेवाएं और ग्रीन मोबिलिटी के लिए बढ़ावा देगा, उद्देश्य करेगा, विकसित करेगा। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का जैसे ड्रोन आप देखते होंगे, ड्रोन छोटा ड्रोन है, वैसे ही बड़का ड्रोन समझ लीजिए, सिंपल सा लॉजिक में बड़का ड्रोन समझिए। बड़का ड्रोन में 6 आदमी को बैठा देगा, उसके बाद उड़ा के ले जाएगा। तो इसके लिए कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। इसके तो देखिए, यह जो विश्व की पहली जो इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल जो टेक ऑफ लैंडिंग जिसे एयर टैक्सी था, देखिए इसी प्रकार से बनाया। देखिए बड़का को ड्रोन है ना, छोटा ड्रोन क्या आता, कैमरा वैमरा से फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है। ये बड़का ड्रोन है जिस पर यात्री को बैठा कर ले जाएगा, सीधा सा नॉर्मल भाषा में समझिए। जर्मनी की कंपनी है जिसको इसके इसके द्वारा वोलो कॉप्टर 2X को निर्मित किया, जो विश्व का पहला क्या था, ई भी टोल एयर टैक्सी था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, क्रांतिकारी कदम माना गया शहरी हवाई परिवहन के लिए नया स्वरूप देने के लिए। निर्माता आपको जर्मनी की एक कंपनी थी जिसको पहली उड़ान आपको अपनी मानव युक्त उड़ान 2011 में सफलतापूर्वक किया और सार्वजनिक 2017 में दुबई में प्रदर्शित किया गया। इसे फैक्ट्री याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? शून्य है, अनंत है, वायु है, परम है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, वेट करेंगे। चलिए 70 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के लिए सामर्थ्य और प्रवाह लाया जा रहा है। सामर्थ्य में मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम डेली आपको एक टॉपिक दिया जाता है, कुछ टॉपिक दिया जाएगा, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, उससे इस टॉपिक से एक प्रश्न दिया जाता है जिसका आंसर लिख के भेजना होता है और यह डेली बेसिस पर उपलब्ध होगा। और आंसर लिख देने के बाद क्रिप्स नोट्स उपलब्ध कराया जाता है इवनिंग में। तो आप उससे अपने आंसर को, अपने सोर्स को मिलाइएगा और उसके डाइवर्सिटी को देखकर अपने कंटेंट को क्लियर कीजिएगा। और यहाँ प्रवाह में आपको प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है जिसमें आपको माइक्रो नोट्स जो क्रिप्स नोट्स है वो पहले उपलब्ध करा दिया जाता है डे 1 के हिसाब से। आप उसको पढ़ते चलिएगा, आपको संडे को टेस्ट होगा। यहाँ पर दोनों के लिए क्लास ऐसे का बिल्कुल साथ में दिया जाता है और करेंट का। बाकी हम मेंटरशिप एक अलग से दिया जाता है। आप 24 आवर में 27 डे में हमें कभी भी इससे मेंटरशिप में आप हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं, चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। या GS1 GS2 ऐसे के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और फी के मामले में बहुत कम फी रखा गया, अफोर्डेबल प्राइस है। तो जो बच्चे चाहते हैं सामर्थ्य और प्रवाह लेना तो ऐप पर जाइए और इसे परचेज कर लीजिए। सुविधाएं क्या क्या होंगी, स्पेशल फीचर क्या क्या होगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। PDF में लगातार रहता है तो जरूर देखने की जरूरत है। आज है 24 तारीख, डे 12 है। तो आपको संवैधानिक विकास इस सबसे आपको टॉपिक रहेगा, प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा जिसे आप लोग को तैयार कर लेना है। क्लियर है। हम इस पर कल का जो था, कल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी करता हूँ क्योंकि रिजल्ट आ गया, बहुत से बच्चों ने कॉल और उसका गूगल मीट हो गया जिसके कारण कंटेंट आज उपलब्ध नहीं हो सका, क्वेश्चन भी उपलब्ध नहीं हो। आज मैं दोनों आप लोग को दे दूंगा ताकि दोनों का कवर कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। होता है कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए, और टेस्ट आपको कब होगा? 14 के डे आपको टेस्ट होगा, देख रहे हैं। आपको टेस्ट 2 होगा, तो जो टेस्ट 1 छूट गया है तो क्या करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगा के चीज़ों को कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रत्नागिरी की प्राचीन बौद्ध विरासत की अनावरण किया जाएगा और यहाँ पर जो एक डायमंड ट्रायंगल है उसकी चर्चा हो रही है। तो हम देखते हैं DB गणनायक के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 63 वर्ष के अंतराल के बाद उड़ीसा के जाजपुर जिले में रत्नागिरी बौद्ध परिसर का उत्खनन फिर से शुरू करेगी। वहीं पर रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितागिरी के साथ उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल का एक हिस्सा जिसे वर्ष 1905 में ऐतिहासिक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया, यहाँ पर बौद्ध विरासत का अनावरण किया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ASI की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम निदेशक कौन थे, वर्तमान निदेशक कौन है। ठीक है ना। चलिए फैक्ट, ये सब PT फैक्ट बता दीजिएगा, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। अगर हम रत्नागिरी की बात करें, हाँ मैं तो बोलना भूल गया। देखिए रत्नागिरी में जो बातें हैं, देखिए इस प्रकार के स्थल क्षेत्र हैं और यहाँ पर बौद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली है, तो जिस पर हम फिर से अनावरण करेंगे। बातें चल रही विरासत के बारे में।
हिस्ट्री में बौद्ध क्या इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म क्या इंपॉर्टेंट सभी बच्चों को पता है, तो बौद्ध धर्म को अच्छे से देख लीजिएगा। और बौद्ध से प्रश्न पूछे तो क्या करना है, अपडेट इसको कर लेना है। क्लियर है। तो रत्नागिरी में हाल ही में खोजे गए कई महत्वपूर्ण है, तो विशाल बुद्ध के सिर मिले हैं, देखिए ये सिर है। महत्वपूर्ण खोज 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है, उस युग में जटिल कारीगरी को दर्शाता है। देखिए किस तरह की कारीगरी, पत्थरों को बनाया गया। बड़ी हथेली की मूर्ति संभवतः एक बड़े बुद्ध प्रतिमा का हिस्सा है। यह अवशेष प्राचीन रत्नागिरी कलात्मक बड़ी एक मूर्ति थी बुद्ध की, उसमें हाथ था, हथेली बड़ा था, ठीक है ना, उस मूर्ति के बारे में बताता है। वहीं प्राचीन दीवार और शिलालेखित अवशेष संरचनात्मक जटिलता और बौद्ध शिक्षा पूजा केंद्र के रूप में महत्व को दर्शाता है। देखिए एक बड़ी दरवाजा है, मकान है, उसके बीच कलाकृति की हुआ दरवाजा था, ये पत्थर का ही है, लकड़ी का हुआ होगा, बीच वाला टूट गया होगा समय के साथ, मार के साथ, पर पत्थर नहीं घिसेगा, टूटा नहीं है। जब तक आक्रमण इस पर नहीं किया जाए, इसको विध्वंस नहीं किया जाए, तब तक ये जिंदा रहता है, खड़ा रहता है। तो इसी संरचना को खोज की गई है, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि रत्नागिरी भौगोलिक सांस्कृतिक महत्व की, कि देखिए रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितागिरी, ये 3 ट्रायंगल की बात करता है, 3 ट्रायंगल बनाता है। इसी के आधार पर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछता है। जो जाजपुर जिले, उड़ीसा के जाजपुर जिले में आता है और लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भुवनेश्वर से है। क्लियर है। रत्नों का गिरी इसको बोला, रत्नों की पहाड़ी बोला जाता है। यह स्थल विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच पहाड़ी में स्थित है, तो नदियों का नाम जरूर याद रखिएगा, विरूपा, ब्राह्मणी। अब उड़ीसा के प्रसिद्ध ट्रायंगल अर्थात उदयगिरी, ललितागिरी और ललितगिरी और रत्नागिरी का हिस्सा माना जाता है। यहाँ से कोणार्क समझ लीजिएगा, पूरी समझ लीजिएगा, कितनी दूरी बे ऑफ बंगाल के पूर्वी तट पर है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्लियर है। अब है यहाँ पर उड़ीसा के बौद्ध धर्म में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात कर ले तो अशोक प्रभाव और बौद्ध धर्म। तो मौर्य अशोक जो था, मौर्य सम्राट जो अशोक था 304 से 232 ईसा पूर्व में, शासन काल में उड़ीसा में बौद्ध धर्म गहरा संबंध रहा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म अपना लिया उसने, तो अपने साम्राज्य और उससे परे श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। भारत का प्रचार इंडोनेशिया तक लेकर गया, इसका पूरा बौद्धिस्ट सिस्टम, इकोसिस्टम, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब आप लोग सुनते होंगे, पढ़े भी होंगे। भोमकार वंश का योगदान 8वीं से 10वीं शताब्दी, याद रखिए, दौरान भोमकार वंश उड़ीसा में बौद्ध धर्म के प्रोत्साहन दिया था और शासन काल के दौरान रत्नागिरी जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों का निर्माण किया। इस अवधि में शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास शुरू हुए थे, केंद्र बने थे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा 4 बौद्ध बौद्ध मीटिंग हुआ है, सम्मेलन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ, किसके शासन काल में हुआ है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, अर्थात परिवर्तन हुआ था। दूसरा चीज बताना, बौद्ध के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, विचार कौन कौन से हैं, तो आपको ये सब फैक्ट याद बताने हैं। बुद्ध से जुड़े स्थल कौन कौन से हैं जो चर्चा के विषय रहती है, सब फैक्ट आपको पीटी में बताया गया है, जब गूगल मीट में ले रहा था उसमें। फिर से आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। चलिए आगे बात करते हैं, चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। बौद्ध साक्ष्य से संबंधित डायमंड ट्रायंगल का एक भाग कौन है? हनुमानगिरी, कोणार्क, पुरी, ललितगिरी। कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा, यहाँ से पूछ सकता है। देखिए इसी तरीके से आपको ट्रायंगल की बात कहाँ होती है, अफीम, जो अवैध अफीम होता है खरीद फिरोख्त में, वहाँ भी चर्चा होती है ना, तो इसको मिस मैच मत कर दीजिएगा। उस पर भी मैंने चर्चा कर रखा है, तो उसको भी देख लेना है, कवर कर लेना है। क्लियर है। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, शायद यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापसी के लिए तैयार है भारत, ऐसा जयशंकर जी के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पर मामला क्या है समझिएगा, यहाँ पर संकीर्ण मानसिकता नहीं रखनी है, यहाँ पर व्यापक खुले तौर पर राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में बात करनी है। एक अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के बारे में, एक भारतीय राष्ट्रीय हितों के बारे में, और दोनों के बीच क्या करना, अंतर संबंध, अंतर संतुलन को स्थापित करना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी पीक पॉइंट पर पहुंचने से पहले उसके बेस को समझिए कि क्यों ऐसा जरूरी कर रहा है, ऐसा कर रहा है अमेरिका, भारत ऐसा क्यों करना चाहिए, भारत के पास भी ऐसी समस्या है तो उसके क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रवासी होता क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन एक प्रवासी को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार अथवा अपने निवास स्थान से दूर किसी राज्य के भीतर जा रहा है या अथवा चला गया। प्रवास का आशय लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान से अस्थायी और अस्थायी रूप से जाने को कहते हैं। अर्थात हम भारत से किसी अन्य देश में जा रहे हैं,
एक्स देश है, वाई देश है, जेड देश है, ठीक है ना। तो इसे हम प्रवास कहेंगे, प्रवास। और यहाँ पर जो लोग जाके कुछ दिनों के लिए जाके रहेंगे या हमेशा के लिए जाके रहने लगते हैं तो प्रवासी भारतीय कहे जाते हैं। भारत में भी कुछ राज्य से कुछ राज्य में जाएंगे, कुछ राज्य से कुछ राज्य में जाएंगे तो उसे भी स्थानीय प्रवास बोलते हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी तौर पर रहने या वहाँ पर जीवन यापन अपने बेहतर सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निवास करने की स्थिति को प्रवास कहते हैं। इसी में प्रवासी भारतीय जोड़ दिए तो हमारे देश के लोगों को प्रवासी भारतीय कहा जाता है। अब यह मामला क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि भारत अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस के लिए हमेशा तैयार है। भारत तब भी अमेरिका के उन लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया है जिन्हें भारत भेजा जा सकता है, अर्थात सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की तब लाया जाएगा। भारतीय जो है कहा कि एक सरकार के रूप में हम स्पष्ट रूप से लोगों की वैध आवाजाही के बड़े समर्थक, अर्थात हम वैध वीजा के साथ अगर आता जाता है तो बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी देश के राष्ट्र के लोग एक दूसरे वैध वीजा के आधार पर जा सकते हैं। पर अवैध जब हम अपने देश में नहीं घुसने दे रहे हैं तो हम दूसरे देश में कैसे अवैध को घुसने देंगे अपने लोगों को। होता है बहुत से तरीके से लोग चले जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती, वो पहुंच जाते हैं, जाएंगे टूरिस्ट वीजा पर, वहीं रह जाएंगे। बहुत से XYZ क्रिया के बाद वो वहीं टिक जाते हैं और रहने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति पर भारत समर्थन करता है। तो भारत स्पष्ट रूप से बोलता अवैध प्रवासन को यह क्या करता है, रोकता है, उसकी भर्त्सना करता है। तो यही ध्यान रखिएगा। वैश्विक कार्यबल पर विश्वास करता है, ये सब बात बोला गया। अधिकतम भारतीय कौशल को वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवसर मिले। साथ ही हम अवैध आवाजाही और अवैध प्रवास को दृढ़ता से विरोध करते हैं। वैश्विक कार्यबल का तात्पर्य श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम पूल से है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियोजित अथवा विदेश जाकर काम करने वाले श्रमिक, अस्थायी प्रवास श्रमिक, दूरस्थ श्रमिक और निर्यात से जुड़े रोजगार से लगे लोग आकस्मिक कार्यबल में अन्य शामिल होते। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि वैश्विक कार्यबल क्या है। तो सीधा सा अर्थ इसको उठाकर लिख दीजिएगा, आपका उत्तर बन जाएगा। वैश्विक कार्यबल क्या होता है। अब इसके साथ ध्यान रखिएगा। अब बातें हुई कि अमेरिका में लगभग 1.80 लाख भारतीय वापसी पर काम कर रहा है, जिसके पास या तो कोई दस्तावेज नहीं है या वह अपने वीजा की अवधि समाप्ति होने के बाद भी वहां रह गया, अर्थात अवैध रूप से रख रहे। आपको वीजा दिया गया था किसी काम के लिए, कार्य के लिए वीजा दिया गया होगा, फिर उसके बाद पर्यटन के लिए वीजा दिया गया होगा, स्वास्थ्य वीजा दिया गया होगा, तो वहां पर जाकर टिक गए। क्योंकि सभी देश, ऐसा नहीं कि भारत के लोग ही करते हैं, बहुत से देश करते हैं। जहां सुविधाएं अधिक मिलती हैं वहां लोग जाते हैं। अब भारत में बांग्लादेश के लोग आके रहते हैं तो क्या होता है, यही अवैध वीजा है ना। अवैध लोग आएंगे तो क्या दिक्कत है। पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं, और भी देश, मालदीव से, श्रीलंका से, चीन से भी बहुत लोग आके रहे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, वैध दस्तावेज के बिना रहना अवैध प्रवास कहा जाता है। इसी संदर्भ में चीजें आपको देखने को मिलती। तो 1.80 लाख लोगों का इस तरीके की प्रक्रिया। अगर वीजा प्राप्त करने वाले 400 दिनों की प्रतीक्षा अवधि लगती है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे संबंध अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुधार करने की बात बोलते हैं कि सुधार किया जाए वैध वीजा को बनाने की प्रक्रिया को। ये सब बातें हुई है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे यह प्रक्रिया है क्या। भारतीय प्रवासियों की संख्या की बात करें हम तो 2025 में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 50 लाख से अधिक हो गई। जो 2000 में कितना था, 19 लाख। तो 50 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी जाके अमेरिका में रह रहे हैं। अब यहाँ पर अवैध भारतीयों की प्रवासी की बात करें तो 22 तक लगभग 2,20,000 अनुमानित थे। 2025 में 18,000 अवैध प्रवासियों की 18.10 छूट गया है, तो इसको बढ़ा लीजिएगा आप लोग, छूट जाता है कभी कभी। 1.8 लाख जो है अवैध भारतीयों की पहचान की गई है। स्वदेशी वापसी को भेजने की योजना बनाई गई है। फ्यूचर रिसर्च सेंटर अनुसार आपको ध्यान रखिएगा, अमेरिका में अवैध प्रवासी कुल संख्या 10 मिलियन है। तो सोच के देखिए, किसी देश की जनसंख्या पर 1 करोड़ की जनसंख्या अवैध रूप से रह रही है, तो उसके संसाधनों में, उनके वितरण में, सेवाओं की आपूर्ति में, वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार के साधन विकल्प तलाशने में, ये सब मुद्दे कितने चिंता का विषय होंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति का यही होता है, ग्रेट अमेरिका, रिटर्न अमेरिका के कॉन्सेप्ट जो दिया जाता है, और बेहतर लोगों के लिए है अमेरिका, ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की बात करता है। तो यह किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का प्राथमिक दायित्व है, कर्तव्य है कि वो जो अपना देश के अंदर जो लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। वही राज्यों के लिए भी होता है।
तो ध्यान रखिए, कोई राष्ट्र अपनी नीतियों का निर्माण अपने राष्ट्रीय हितों के अपने राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में करता है, उसी की संरक्षा करता है, उसी को विस्तारित करता है। तो यह अमेरिकी दृष्टि में गलत नहीं है, हालांकि भारतीय दृष्टि में आपको लगेगा गलत है, पर अवैध रूप से आवर्जन करना ही गलत है। तो फिर हम इसको वैध कैसे बना सकते हैं? वैध लेके जाओ, अमेरिका नहीं मना कर रहा है, वैध रहिएगा आप। हमारे वहाँ भारतीय कितने बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ हैं, तो वैध लोगों को वास्तविक क्या कह रहा स्थिति प्रदान होती है। तो वैसे ही भारत में जब बांग्लादेश से लोग आते हैं तो हम लोग भी क्या बोलते हैं कि अवैध नहीं आओ, वैध आओ, कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार आपको उपलब्ध कराया जाएगा, सब कुछ अवसर दिए जाएंगे, एक नागरिक का जो अधिकार है वो उपलब्ध कराया जाए। अब जाके घुसम घुसी करना शुरू कर देता है, आके देखो हम जबरदस्ती जाके घुस जाएंगे, आधार कार्ड बना लेंगे, ये वो दैट दिस्ट बहुत सा चीज होता है। तो यहाँ पर आवर्जन प्रावर्जन का मुद्दा आ जाएगा, जहां पर अवैध रूप से लेन देन की बातें होगी, फिर भी बहुत सी चीजें खुल जाएंगी, जिसके बाद चीजें हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद सरकारें क्या होती है, हाथ पकड़ना शुरू कर दी। उसके बाद जो समर्थक होते हैं इसके इन विचारधाराओं के, उसको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका में भी जो ऐसे लोग बहुत होंगे, भारत में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। अब यूएस में अवैध प्रवासी जो प्रवासी भारतीय प्रवासी, उसकी वृद्धि क्या कारण है, इसे ध्यान रखिएगा। एक पुश फैक्टर काम करता है, एक पुल फैक्टर काम करता है। जहां पुश फैक्टर की बात करें तो भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसरों तथा आर्थिक संभावनाओं कमी जैसे कई कारक जो व्यक्तियों को विदेश जाने में बेहतर रोजगार संभावनाएं खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, अर्थात कौशल विकास आधारित रोजगार की डिमांड वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं, इसलिए सुख सुविधाएं अधिक मिलती है, रहने का साधन अधिक विकल्प मिल जाता है, जिसके कारण पुश फैक्टर काम करता है। सामाजिक संघर्ष और शासन तंत्र को विश्वास कमी व्यक्तियों के कहीं ना कहीं अधिक अस्थायी वातावरण की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे देश में जैसे विकल्प आप दीजिएगा साधन सेवा की आपूर्ति का, मैं बार बार सेवा की आपूर्ति का बात करता हूं, फिर मैं बोलूंगा सेवा की आपूर्ति के आधार पर अगर आप कम है तो आपको क्या होंगे कि आपके नागरिक दूसरे देश में जाके सेवा की आपूर्ति लेने, क्योंकि पैसे कमाना यहाँ भी है, रोज काम करके वहाँ भी कमाना, टैलेंट यहाँ भी है वहाँ भी है। तो क्या जहाँ अधिक पे करेगा वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। इसके लिए आप किसी को क्या कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुम इस देश भूमि क्षेत्र में जन्म ले लिए हो तो आपको यहाँ रहना है। जिसके पास अवसर नहीं है, वो जिनके पास अवसर उपलब्ध नहीं तो वो नहीं जा पाते, उनको मजबूरी यहाँ रहना। पर जिसके पास अवसर है, संसाधन है, तो क्या वो जाएगा ही तो जाएगा। और उसे जाना उसका प्राथमिक उद्देश्य भी होना, अपने परिवार को अपना सर्वांगीण विकास करना उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। पर यहाँ राष्ट्रवाद का भी कॉन्सेप्ट साथ में काम देता है, पर उसका एक अलग मकसद है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पुल फैक्टर क्या है? बेहतर रोजगार, उच्च वेतन, कैरियर के उन्नति की प्रगति अमेरिका के प्रतिष्ठित प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षक कारक के रूप में काम करता है। अमेरिका क्या करता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, प्रलोभन छात्रों, ये सब वीजा के लिए आपको देता है। अमेरिका पहले ही बसे परिवार, स्वास्थ्य, रिश्तेदार, पूर्ण मिलन की इच्छा कुछ प्रवासी परियोजनाओं निकटता और इस प्रकार के तलाश करते रहते। तो पुल फैक्टर में ये होता है कि वहाँ पहले जो लोग रहे थे उसको देखा देखी। अब मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति पहले से वहां से रह रहा है और भारत आ जाता है, तो यहाँ पर जो X1 है उसके परिवार के लोग, उसके आसपास के लोग उससे प्रभावित हो जाए, ये पगला मर्सिडीज से आया है, पहले इसके पास साइकिल नहीं था, इस प्रकार कॉन्सेप्ट होता है ना। तो मर्सिडीज के लालच में वो चला जाएगा अमेरिका। तो क्या होता है, इस प्रकार से पुल फैक्टर भी काम करते, किसी से प्रभावित होकर उसके शिक्षा गुणवत्ता, उसके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे अच्छे से, हमारा बच्चा भी डांस करेगा, ठीक है ना, हमारा बच्चा नाचेगा, नचनिया बनेगा, छोटे छोटे बच्चे नचनिया बनाया जाता है उनको भोजपुरी गानों पर और XYZ गानों पर वहाँ के बच्चे वेल ट्रेंड होंगे, बात करेंगे फ्यूचर का, हमें नासा में जाना, हमें इस ग्रह की खोज करनी, हमें ये करना वो करना। देखिए अपना अपना स्थान सभी जगह सही है, पर समझिएगा जब तक अंतर दिखता है ना, तभी पर आपको अंतर दिखने की प्रक्रिया में आपको उसका विकास का प्रगति दिखता है। यहीं पर हम एक्स क्या बोलेगा, हमारा बच्चा बोलेगा हम चांद पर जाके पानी खोजेंगे, यहाँ का बच्चा बोलेगा कि भोजपुरी पे हम डांस करेंगे। तो सोच के देखिए, तो ऐसे बच्चे, ऐसे गार्जियन जो होंगे क्या होंगे, इससे प्रभावित होंगे, नहीं इसके बच्चे तो अच्छे हैं। ऐसा नहीं, गार्जियन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इस प्रकार सोचे, संसाधनों के भी इस प्रकार के बाधक देखने को मिलते हैं। तो सब चीज़ों फैक्टर पुल फैक्टर के तौर पर काम करता है। क्लियर है? वीजा बैकलॉग और वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होता है, जिसके कारण लोग प्रवासी के तौर पर, तस्करों ने अमेरिका में अवैध प्रवेश
को सुविधाजनक बनाने के लिए परिष्कृत एवं मार्ग वाली सेवाओं को पेशकश करने अपने तरीके से विकसित किया है। आप नाइजीरियन नागरिक को देख लिए, वो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हैं, बाउंड्री क्रॉस किया जाता है। मेक्सिको के पास जाके देखिए, बड़ा दीवार बना रखा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं अत्यधिक वीजा बैकलॉग पर व्यक्तियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा समय करना पड़ता। तो क्या होता है, विधिक प्रवेश के सीमित विकल्पों के कारण अमेरिका क्या करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश के वैकल्पिक मार्ग अर्थात अवैध रूप से रास्ते में तलाशने की वजह से भारत बांग्लादेश में है, भारत पाकिस्तान के, तो हम घुस के बंकर से आएंगे, तड़प के आएंगे, बाड़ा तोड़ के आएंगे, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होता है। अब है भारत अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के सामाजिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक निर्भरता क्या है। तो द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होता है, आर्थिक कारक प्रभावित होता है, प्रतिभा पलायन हो जाता है। तो हमारे देश से प्रतिभा पलायन हो जाता है, इसी कारण हम सुविधाएं नहीं दे पाते, सेवा की आपूर्ति नहीं कर पाता हमारा भारत का सरकार, राज्यों की सरकार। तो हमारे नागरिक क्या कहते हैं, पलायन कर जाते हैं बेहतर विकल्प के तौर पर। तो प्रतिभा का पलायन हो जाता है, कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का हानि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो प्रतिभा पलायन आपको देखने को मिलता है। श्रम बाजार को चुनौतियां उभर कर सामने आती है, कुशल या अर्धकुशल श्रमिकों के जाने से कुछ क्षेत्रों में श्रम की कमी आपको दिखती है, जिससे भारत में कार्यबल आर्थिक उत्पादकता के असर देखने को मिलती है। नीतिगत परिणाम आपको होगा, अवैध प्रवास के दौरान कारकों को संभावित रूप से संसाधन अन्य विकल्प के रूप में क्या होता है, कठोर नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यकता हो जाती है। तो यह सब प्रभावित कारक होते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन आप बना लेना है। क्वेश्चन क्या है आज का प्रश्न 24 जनवरी का, अमेरिका में बढ़ते भारतीय अवैध प्रवासियों की संख्या, इससे संबंधित सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें और इस समस्या के समाधान के लिए भारत को किन ठोस कदमों की आवश्यकता है। 250 शब्दों में उत्तर देना है, अप्रोक्स आपको ध्यान रखना है, अपने शब्द सीमा को ध्यान रखना है। और प्रश्न कितने पार्ट में पूछा गया इसको ध्यान रखना, सभी पार्ट पर समान रूप से अपना ध्यान दीजिए, तभी सही उत्तर लेखन होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्ट का सही बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास है तो उसी को पूरा भर दीजिएगा। समानांतर तौर पर सभी पार्ट को समान तौर से लिखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ये प्रयास करते करते एक दिन और बेहतर हो जाएगा आपका उत्तर लेखन। और आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैं एक पोल डालूंगा जहाँ पर इससे संबंधित कुछ सुझाव पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपको लगता है कि सुझाव देना चाहिए तो हम वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं इसका कहाँ भेजना है। तो आप लोग को पेड ग्रुप, प्राइम बैच के लिए पेड ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, वहाँ पर आप जाके अपनी पीडीएफ को शेयर कर दीजिएगा, या ऐप का जो चैट बॉक्स है प्राइम बैच का उसमें शेयर कर दीजिएगा, आपको दोनों जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेंस में एक टॉपिक है, थोड़ा सा इसका पेपर का थोड़ा कटिंग सही नहीं है, रीज़न उसके पीछे है कि पेपर ही इस तरीके से दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए सहकारी समितियों की बात करते हैं तो समाज में विषमता सहकारी समितियों के माध्यम से कम किया जा सकता है। जो असंतुलन स्थिति है, विषमता है, तो उसको कम करने का प्रभावी तरीका सहकारी समितियां हैं। उसमें बहुत से नाम आपको सुने होंगे, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। अमूल्य का नाम सुने होंगे, उसके बाद आपको जीविका सहकारी समितियों का नाम सुनेंगे। बहुत से एनजीओ वर्ग जो सहकारी समितियों के तौर पर काम करते हैं, महिलाओं उत्थान, समाज गरीब कल्याण के लिए काम करता है, उसके लिए यह माध्यम के तौर पर बढ़ता है। तो ये प्रश्न यहाँ से उठेगा कि इसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में पूछा जाता है, मेंस में और इंटरव्यू में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जब भी समाज को सशक्त बनाने की प्रक्रिया होती है तो हम छोटे लेवल पर क्या बदलाव कर रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। जैसे सहकारी रूपी नदी धारा प्रवाह बहती जा रही, यह किसी बंधन में नहीं है, बंधी जा सकती है जहां भी हो। विकास के छोटे बड़े बीज बोती जा रही है, ये सब बातें आपको सुनने। भारत में सहकारी परंपरा प्राचीन है, जिसमें जिसकी जड़ें इसकी संस्कृति और आर्थिक प्रणालियों से गहरी पेट बनाए रखी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में गांव वित्तीय संरचना, सहकारी ढांचे, रोजगार प्रदान, परिवारों का समर्थन करने, सामाजिक विकास योगदान करने को दर्शाता है। स्वतंत्रता संग्राम की सहकारिता भावना की बात करती है। वहीं पर हम महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट को, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा आंदोलन सामाजिक सहयोग का प्रदर्शन की बात करते हैं, सहकारी मॉडल की बात करते हैं, परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतिशील नेतृत्व सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर आधुनिक ऐतिहासिक कदम उठाया। तो इस तरीके से
ऐतिहासिक रूप से वर्तमान तक आते हैं, जहां चाणक्य से स्टार्ट होते हैं तो वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय तक पहुंच जाते हैं। इस बीच आप लगभग 132 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन नवंबर 2024 में 107 से अधिक देशों के साथ भारत ने अपनी पहली बैठक की थी। भारत सरकार सहकारी इकोसिस्टम को बढ़ती ताकत को देखना तभी भारतीय के लिए गर्व का पल है, जब नई दिल्ली में इफ्को द्वारा आयोजित आईसीए वैश्विक सम्मेलन को सफल मेजबानी भारत के सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में, फिर भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री समेत 107 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सहकारी क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव को मान्यता देते 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। इस पर पहले भी पीटी पर भी कवर किया है, तो ये सब फैक्ट याद रखने, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो 2025 का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित है। किसके लिए है? वैश्विक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जोड़ा गया सहकारिता क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते बदलाव के लिए। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। अब इसी तरीके से याद रखना है, सहस्वामी की बात करते हैं तो आपूर्ति भारत में डेयरी सहकारी समितियां वसुधैव कुटुंबकम दृष्टिकोण के साथ सहकारिता के सफलता को आगे बढ़ाता है। उसी में डेयरी कोऑपरेटिव स्वप्निल यात्रा, जिसमें अमूल हम डेयरी की बात करते हैं, उसके दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी सहकारी समिति बन जाता है। और फिर आनंद पैटर्न पर आधारित अमूल सफलता के किसान ही सहस्वामी होने के आपूर्तिकर्ता होते हैं, जहाँ पर लोग उनको रोजगार मिलता है, उनको आय आता है, तो इस तरीके से उनको एक हर मालिकाना हक मिलता है। उसके बाद हम सहकारिता की बात करते हैं। अगर हम नीति निर्देशक तत्व में 39 की बात कर लें, और भी आर्टिकल है जहाँ पर हम सहबंदी के बाद एक्ट बनाया जाता है, उसको अधिकार दिए जाते हैं। तो क्या होता है, वसुंधरा अमरलेली का नामक संगठन में स्थापना 1995 में होती है, जिसके बाद ये सब काम होता है। तो सहकारिता क्षेत्र में देखिए, गरीबी उन्मूलन का काम करना, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना है, लोगों को रोजगार देना है। फिर क्षेत्रीय विकास की बात करना, सेवा की आपूर्ति क्षेत्रीय स्तर पर करना। तो ये सब मुद्दों के लिए सहकारी है ना, सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना जरूरी है। जरूरी है। आप जाइएगा अक्टूबर या नवंबर, मुझे याद आ रहा है अक्टूबर या नवंबर में सहकारी समिति पर आपको अमित शाह जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, उस पर विस्तृत नोट बनाया गया, विस्तृत क्लास ली गई है। तो आप उसको कंटेंट के बाद रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 2024 अक्टूबर नवंबर के वीडियो में होगा। पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया गया, पीडीएफ में देखिएगा, मिल जाएगा। तो आप क्या करना है, तो वहाँ से एक बार न्यूज़ को कलेक्ट कर लेना, क्या क्या सुधार हुए, किस प्रकार से बदलाव के क्षेत्र में, सभी को वहाँ पर चर्चा किया गया, एक बार टैली कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए ऐसे और में एडिटोरियल के पार्ट में देखते हैं। तो मेहनत से जीवन की बात होती है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब हम मेहनत की बात करते हैं, जो इंट्रो मैंने दिया उसी संदर्भ में बातों को समझिएगा कि मेहनत से जीवन को आप सफल बना सकते हैं, और मेहनत न करके आप असफल हो सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है कि इस तरीके से आप चीज़ों को कैसे कवर करेंगे, जहाँ पर हम एक सफल सपनों को बुनते हैं, जीते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो केवल भाग्य के भरोसे यह हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। दशरथ मान जी के उस लाइन को याद रखिए, दशरथ मान जी की मूवी को, क्या भरोसे है, विधाता ही आपके भरोसे बैठा हो, है ना। ये लाइन आप सुनते होंगे ना। तो इस तरीके से किस चीज़ की बात कर रहा, तो आपके कर्म प्रधान होने की बात करता है, क्रम प्रधान होने की बात करता है। पहले आप कर्म तो करो, फल की चिंता बाद में करना, पहले मेहनत तो करो, पहले उसकी प्राथमिक मांग जो है उसकी तो पूरा करो, जो मेहनत कहता है। मेहनत अर्थात कार्य करने की कार्य गतिविधि की बात करता है, कार्य क्षमता की बात करता है, कार्य उपस्थिति की बात करता है। उपस्थिति तो दर्ज करो पहले उस क्षेत्र के लिए, तभी तो आप पहले मेहनत करोगे और जीवन में सफल होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को याद रखें, जैसे गीतकार शैलेंद्र है ने लिखा है, पुरानी फिल्म में गीत है, मेहनत कश इंसान जाग उठा, वो मिट्टी सोना हो जाए जिसमें हमारा हाथ लगे, राह के पर्वत बह जाएंगे बहा देखकर पसीना। ये देखिए राकेश के गीतकार है, उनके द्वारा लिखा एक गाना है, उनको समझिए। यहाँ से कोटेशन बना के प्रश्न पूछा जा सकता है, संदेश देता है, पसीना बहाने से ही इंसान अपनी तरक्की और कामयाबी के राह प्रशस्त होता है। ये कहावत है ना, जो पसीना माथे से टपकता है वही सफलता के बुनियाद को रखता है। ये कहावत आप लोग सुने, ये आप लोग मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे, लाइन सुने होंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि मेहनत जब माथे के पसीने के तौर पर उतरेगा तभी जाके आप सफल होइएगा, अन्यथा जब पसीना
शरीर से निकल रहा तो कहीं आपके देह में चर्बी बैठी रखी है तो उसको घटाइए और माथे से पसीने निकालिए। जिस दिन माथे से पसीने निकल गया, सोचिएगा आपका सिलेक्शन उस दिन होने वाला है, आप जिस रास्ते पर हो सफल होने वाले हैं। वहीं कबीर इस बात को इस नजरिए से देखते हैं एक दोहे के तौर पर, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मला सोचे सो घड़ा ऋतु, ऋतु उधर सिर जागता है। तो इसी संदर्भ में बात करते हैं ऋतु धरा भेव, अर्थात जिस तरीके से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, मेहनत कस करते हैं, अपनी सफलता के पीछे पहुंचते हैं, तो इस प्रकार से कबीर के दोहे को भी याद रखना है। क्लियर है। वहीं पर बात करें हम कि जब हम शेर और हिरन के भागने दोनों पड़ता है, तमाम लोगों को जीवित रहने के लिए भागदौड़ की मेहनत करनी होती है। इस प्रकार से जैसे आप जंगल में देखते होंगे एक शेर एक हिरन को दौड़ाता है, तो हिरन मेहनत करता है उससे बचने का, जो प्रयास अधिक कर लेता, चतुराई दिखाता, वो शेर से भी बच जाता। पर शेर नियति यह है, शेर उसे मार के खाएगा, फिर भी वो प्रयास तो करता है ना। तो इस चीज को ध्यान, तुम कर सकते हो, यह चंद शब्द बोलकर अभिभावक शिक्षक अमूल बच्चों को गणित का आत्मविश्वास भरते। कल मैंने क्या कहा था, यही बात कहा था ना, 71 में नहीं तो 70 में नहीं तो 71 में अपना एक सीट बुक करो। इसके लिए लगातार मेहनत एक्टिव मोड में काम करो। आज ही मैंने सुबह एक कोटेशन डाला है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा ग्रुप में, जिसमें मैंने बात क्या लिखी है, यही बात लिखी है ना कि आपको क्या करना, आपको करना यह है कि खुद को तपाना पड़ेगा, खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को लड़ाना पड़ेगा, तभी जाकर सफल अभियानों के करीब होकर अपने सुख को भोगना होगा। इस तरीके कॉन्सेप्ट जोड़ के देखिए। आपको जब तक आप खुद को नहीं तपाइएगा, खुद को लड़ाइएगा, खुद को नहीं जलाइएगा ना, इसका संदर्भ ही नहीं निकल कर आ पाएगा कि आप सफलता के किस मार्ग पर। वहीं पर अमेरिका के एडवेंचर यानी साहसी योद्धा जॉन गोडार्ड किशोरावस्था में अपने सपने के लक्ष्य देखने लगे थे। मसलन एवरेस्ट पर चढ़ना है, नील नदी तैरकर पार करना है, उसको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो जीते भी है। अब इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। अब गीतकार शैलेंद्र की बातों को आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जब कबीर के दोहों की हम बात करते हैं तो यह धीरे धीरे रे मना, ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है। वहीं हम एडवेंचर के तौर पर बातें देखते हैं तो ये सब चीजें भी याद रखनी है। कुल मिलाकर कहें हम तो स्टीफन हॉकिंग्स के उस विचारधारा को जरूर जीखिए। जो व्यक्ति धड़ से नीचे मरा हुआ है, उस व्यक्ति ने विश्व को वो कॉन्सेप्ट दे के गया ना, मेहनत और अपने जीविका के कारण, कि वो कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। उसको बचपन में ही बोल दिया गया था ये 2 4 5 सालों का मेहमान है। सोच के देखिए, जिसका धरा है केवल मस्तिष्क ही है ना काम कर रहा था, नीचे सब धरा उसका कमजोर था। तो सोच के देखिए उस व्यक्ति ने, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आप हमेशा कुछ कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अपने और उसमें सफल हो सकते हैं। ऐसा कोटेशन उसने दिया था स्टीफन हॉकिंग से। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। आप तय करो, पहले टारगेट फिक्स करो। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट पहले हमारा क्या है, टारगेट फिक्स करो और टारगेट में लगातार है ना फेंकते रहो अपना तीर उसी दिशा में। एक दिन इसी टारगेट पर जाकर लगेगा और जब सही तीर आपके हाथों में होगी ना, सही तीर आपके हाथों में जो फेंका जाता है, जिससे बोर्ड लगा के, दीवार पर बोर्ड लगा के छोटे से तीर से मारा जाता है ना, उस खेल में एक समय ऐसा आएगा ना कि आपके सही तीर जाके सही जगह लगेंगे। तो आपके म्यान में सही तीर होने चाहिए, बस इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि उठ के जाके कल तैयारी करना बीपीएससी का, जाके वेस्ट बंगाल का किताब खरीद लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता। दिशा और दशा तय करेगी आपकी सफलता की राह। तो इसके लिए जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उससे आप सफलता प्राप्त कीजिए। आपको रेगुलर क्या करना है, करंट अफेयर्स की चीज़ें लगातार एक्टिव रहना, अपना सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव से उसको जोड़ना, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल होना, मेंस डेली लिखना है, डेली एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। मैं नहीं बोल रहा खास मौसम में खास अवसर पर जाकर तैयारी कीजिए। क्यों ऐसी स्थिति को लाते हैं कि आपको खास मौसम खास अवसर पर ही जाके तैयारी करनी, आप पहले से तैयारी करो ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जिसका एक आप वो लोकोक्तियों से क्या करना, एक प्रश्न चुन लीजिएगा अपने अनुसार, इसका उत्तर लिख के भेजिएगा। हमारी टीम आपका कॉपी चेक करके क्या करेगी, भेज देगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इस पर एक बनाइएगा, ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो पसीना बहाए वही सफलता पा जाए,
सपने वही सच होते हैं जो मेहनत की राह पर चलते रहते हैं। लक्ष्य पाने के लिए मेहनत से बड़ा कोई गुरु नहीं है। गुरु कौन है? गुरु हम हैं, आप है, कोई नहीं। मैं बार बार आपको क्या बोलता हूँ, आप लोग को बार बार बोलता हूँ, सफलता का राज आप में छिपा है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं। मेहनत आपको करनी है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं 5 घंटे तो आपको मेहनत करने को 10 घंटे डबल, पर ये मेहनत की दिशा हम तय करवा देंगे। हाँ, इसी रास्ते में आपको लवासना जाना है, इसी रास्ते में आपको बिपाड़ जाना है, इसी रास्ते में और भी स्टेट के जो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ जानी है। तो रास्ता हम लोग दिखा सकते हैं, पर मेहनत इस पर चलने की प्रकृति तो आपको लानी होगी ना। तो मेहनत आपको करना है। सपने देखो फिर भी उन सपनों की मेहनत से सच करो। मेहनत अगर दिल से की जाए किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। यहाँ से आप एक प्रश्न बना सकते हैं, ऐसे का ऐसे लिख सकते, जहाँ मेहनत होती है वहाँ सफलता खुद चल कर आती है। मेहनत से ही इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। एक लड़की है, नित्या जी है, वो पीटी से पहले बहुत कंफ्यूज थी, बहुत उनके पास आसपास जो समस्या होती है उससे घिरी हुई थी। उनको मैंने बस यही एक बात बोला कि जो क्षमता है ना, आपका क्या छूटा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं किया, उसको भूल जाइए आज। और आज से जो आपके पास डे बना है, डबल एक्स के आधार पर मेहनत कीजिए। देखिए आज उनका पीटी रिजल्ट है। कल रात को उनसे बात हुई, गूगल मीट में भी थी। तो क्या करना, अपनी क्षमता की पहचान करनी है। आप अपनी क्षमता को जिस दिन पहचान कर गए ना, आपका सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा। आप में क्षमता है 2x काम करने, दुगने से 3 गुने से काम करने की, तो आप क्यों 1x के तौर पर मरे पड़े हुए कि हमको धीरे धीरे खींच के चलना है। तो आप क्षमता को बढ़ाइए, लगातार प्रयास कीजिए, तो आप सिलेक्शन लीजिएगा। मान लीजिए एग्जाम में अब 3 माह 90 डे आपका बचा हुआ है मेंस का, तो यहाँ 2x 3x काम कीजिए। अरे 9 महीने 90 दिन आप अगर कर लेते सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने जीवन जीजिएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।